सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का बनने का जो लक्ष्य था, ये कैसे आपने निर्धारण किया? स्पोर्ट्स पर्सन का एक अर्ज होता है कि वो अपने नेशन को प्राइड फील कराए। अब तो देन आई डिसाइडेड कि मेरे को जो है यूनिफॉर्म फोर्सेस की तरफ ही जाना है, जहाँ पर मैं 100% अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। सो आप तो अपने पहले प्रयास के अंदर ही इंटरव्यू तक पहुंचे, राइट? बट इंटरव्यू से नीचे उतरना, नीचे आना, मतलब एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। लाइफ का मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का पेपर यही था, तो उस टाइम मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। भले ही मैं तैयारी करके लेके गया था, जो चीज़ें डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता था। व्हाट इज योर अल्टीमेट मैसेज टू देम कि भाई क्या करना चाहिए? चीज़ों को नॉलेज के बेसिस पे नापेंगे इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, तो तब हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे। हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का फाइनल रिजल्ट 2022 का आ चुका है और उसी कैटेगरी में जिन बच्चों ने रैंक हासिल किया है, तो उसमें हमारे साथ गगनदीप भारती भी हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 85 आया है। सो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इस सेशन के लिए, इस बातचीत के लिए, बिकॉज गगन का एक नेक्स्ट लेवल का स्ट्रगल और नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट रही है और मुझे बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा है कि आप लोग अगर गगन से बात इनकी सुनेंगे और इनसे बहुत नेक्स्ट लेवल की आप रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज वैसे हम्बल बैकग्राउंड से ये आते हैं। सो मैं डायरेक्टली गगन से बात करूंगा। गगन, कैसे हैं आप? सर, आई एम वेरी मच फाइन एंड वेरी मच हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड एट दैट दिस नंबर। राइट। सो गगन, पहली बात तो ये है कि आप ऑल इंडिया रैंक 85 हैं और साथ ही साथ हमने पहले भी सेशन किया रिगार्डिंग सीडीएस एंट्री, वहां पर भी आप रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं। सो आपकी वैल्यू जो है वो, मतलब आपकी जो जुबान है, उसके जो शब्द हैं, उसके जो विचार हैं, वो बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। सो मैं चाहता हूं आपसे कि पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का बनने का जो लक्ष्य था, ये कैसे आपने निर्धारण किया कि मतलब चलो मैं इस फील्ड में जाता हूँ? स्पोर्ट्स में तो आपने अच्छा खासा एक्सप्लोर किया, एक्सेल किया, लेकिन अब एकदम से इस फील्ड में आने का क्या ऑब्जेक्टिव था? सर, जैसे मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, तो स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ें थी जो डिसबैलेंस हो गई मेरी लॉकडाउन के चक्कर में। और लॉकडाउन के अंदर फंसने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, पर मैंने कोशिश करी अगेन। तो उसके बाद आई गॉट सीवियरली इंजर्ड, और इंजर्ड होने के बाद मेरे को बेड रेस्ट बोला था 4 मंथ्स का अराउंड। तो उस टाइम मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं था जब स्पोर्ट्स नहीं कर सकता मैं, तो आई मीन्स मेरे को ब्राउज़ किया, मैंने ब्राउज़र यूज़ किया और उसमें मैंने अपने लिए ढूँढा कि मेरे जो स्पोर्ट्स से मैंने अभी तक चीज़ें हासिल करी हैं, जो चीज़ें मैंने क्वालिटीज़ डेवलप करी हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, अपनी फ़िटनेस जो है मेरी, और जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक अर्ज होता है कि वो अपने नेशन को प्राइड फील कराए, अपने नेशन को सर्व करे फ़ोरफ्रंट से, तो वो चीज़ें सारी कहाँ फुलफ़िल हो सकती हैं? तो सारे डायरेक्शंस मेरे यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्सेस की तरफ थे। तो देन आई डिसाइडेड कि मेरे को जो है यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्सेस की तरफ ही जाना है, जहाँ पर मैं 100% अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। राइट, ठीक है। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो आपने 2021 का भी पेपर दिया था? यस सर। 2021 का भी पेपर दिया गगन ने, 2022 का भी दिया और ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका, यस सर। राइट? 2021 में भी गगन इंटरव्यू तक पहुंचे थे, 2022 में भी इंटरव्यू तक पहुंचे और 22 में इनका अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ। यस सर। सो आप तो अपने पहले प्रयास के अंदर ही इंटरव्यू तक पहुंचे, राइट? बट इंटरव्यू से नीचे उतरना, नीचे आना, मतलब एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। तो गगन, मुझे पहले तो अपना आपका जो 2021 के मार्क्स थे, इंटरव्यू का टाइम था, वो उसके बारे में कुछ बताइए, 2021 के बारे में। सर, इन 2021 आई गॉट मेरिट आउट बाय 3 मार्क्स। जस्ट ऑफ 3 जस्ट बाय मार्क्स? 3 मार्क्स। ओके। सो बट उसमें मेरी मतलब कहीं न कहीं गलती ये थी कि मैं पेपर 2 कंप्लीट नहीं कर पाया था। क्योंकि वो मेरा लाइफ का मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का पेपर यही था। अच्छा। तो उस टाइम मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, भले ही मैं तैयारी करके लेके गया था। तैयारी करने के बाद भी मैं कैसे मैनेज करूँ अपने 3 घंटे और उसमें कैसे पूरा 200 नंबर का पेपर एक लिखूँ, उस चीज़ की मेरे कहीं न कहीं प्रैक्टिस की कमी थी। तो वो चीज़ मेरे को ऑलरेडी पता थी, वो गलती है पर कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगी। तो जब वो फाइनल रिज़ल्ट आया एंड आई गॉट मेरिट आउट बाय 3 मार्क्स, इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड आई वाज़ हैप्पी। ओके।
बिकॉज कि मेरे को पता था कि मैंने 50 नंबर का छोड़ा है पेपर हाँ। 2 में, और तब भी मैं यहाँ तक पहुंच गया इतना हाँ। क्लोज मेरिट के। राइट, तो राइट। आई वुड डू वेरी वेल इन 2022 वेयर आई हैव अटेम्प्टेड फुल 200 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, ओके। तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया था ये देख के, मतलब उस टाइम मेरे को जो मेरिट लिस्ट का दुख होना चाहिए था वो दुख हुआ नहीं मेरे को। इनफैक्ट मैंने अपनी माता को भी बताया कि ये खुशी की बात है कि मैं जो सिर्फ 3 नंबर से मेरिट आउट हुआ हूँ, क्योंकि जहाँ मैंने 150 नंबर का अटेम्प्ट करके इतने तक पहुंच गया मैं, वहाँ मैं 200 नंबर का अटेम्प्ट करके और आगे पहुंच जाऊंगा। अच्छा। एंड टुडे आई एम सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 85 टुडे। ओके। कितना मार्क्स का प्रोपोर्शन था? रिटन में कितने आए? पेपर 2 में कितने आए? इंटरव्यू में कितना स्कोर किया? सर मेरा स्टार्टिंग में जो है 140 के आसपास थे, ओके। और ऑफिशियल ऑफिशियल पूछ रहा हूँ, आपने चेक किया ऑफिशियल? ऑफिशियल चेक किया था सर। ओके। मतलब 2022 के मार्क्स नहीं आए हैं अभी, हाँ, से 21 की 21 की इन बात। 2021 आई सिक्योर्ड 140 मार्क्स इन पेपर 1, और पेपर 2 में 82 मार्क्स थे। अच्छा, 82 इज अ वेरी गुड मार्क्स हाँ यार, 150 में से 82 हाँ लाना। सर। और इंटरव्यू में मेरे 96 मार्क्स थे। 96 भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब देखा जाए तो ऐसा भी नहीं है, इट इज अ गुड से अबव गुड मार्क्स ही हम लोग कह सकते हैं, राइट? ओके। तो आप 3 मार्क्स से रह गए 2021 में, हाँ ठीक सर। है? तो 2022 में फिर से आपने शुरुआत कर दी अपनी जर्नी की, राइट? तो मुझे ये बताइए कि आप जो किताबें पढ़ रहे थे, क्योंकि सीएपीएफ इट्स मोर अबाउट जनरल स्टडीज, जीके ये ज़्यादा आता है, पेपर 2 में भी वही होता है। तो कौन-कौन से फंडामेंटल चीज़ें जो हैं वो आपने फॉलो की थी फॉर योर रिटन एग्जाम? सर फॉर रिटन एग्जामिनेशन मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना शुरू करा था स्टार्टिंग में। जैसे जब बेड रेस्ट चल रहा था तो उसी टाइम पे मैं पढ़ता था। ओके। सिर्फ बेड पे बैठे बैठे पढ़ने का काम था, तो मैं लैपटॉप खोल के अपना ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ता था, और वहीं से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जहाँ भी मेरे को नोट्स में गलती लगती थी मैं उसे पहले पेंसिल से अपडेट कर देता था, और साथ में ही फिर जब जहाँ मेरे को लगता था कि अब ये नोट्स पुराने हो गए हैं, इन्हें रिन्यू करने की ज़रूरत है, तो मैं उनको दोबारा अपडेट कर देता था और नए बना देता था। तो इन एंड अराउंड मैंने अपने नोट्स 3-4 बार बदले हैं और हर बार नए बनाए हैं। तो उससे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप सुधर गई, और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीज़ मैं रिविजन साइकिल में हमेशा कंटिन्यू रहा उसमें। और करंट अफेयर से टच में मैं रहता था। जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स के, उनके थ्रू, जैसे वर्ल्ड अफेयर्स चैनल है, अच्छा। उससे मैं जियो पॉलिटिक्स के कनेक्ट में रहता था। और जो चीज़ें डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता था। और यूपीएससी ऑलरेडी एग्जामिनेशन को करंट के बेसिस पे चलाता है, करंट अफेयर बेसिस पे, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे के, और स्टैटिक को, मतलब ओवरलैप जो चीज़ें होती थी उनको 100% फोकस करके पढ़ा। राइट, राइट। और पेपर 2 की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी कहीं पे? यस सर, मैंने लगभग 10 पेपर सॉल्व करे थे ओके, जस्ट एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। और मैं उनकी रेगुलर टाइमली प्रैक्टिस करता था। और मैं मतलब स्टार्टिंग के 1-2 पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत आई मेरे को टाइम में, पर वो रिदम जब सेट हो गया लिखने का, कितना स्पेसिफिक टाइम किस में कहाँ एडजस्ट करना है, तो फिर मैं आई वाज एबल टू कंप्लीट दैट इन टाइम। ओके, ओके। और जो 2022 में आपने कितना स्कोर किया था पेपर 1 में? सर the official marks have not been disclosed, आई but नो, I have मुझे estimated to be around 150 plus. 150 प्लस। ओके। और पेपर 2 अटेम्प्ट पूरा करके आए Yes हैं, sir. ठीक है। तो इस बार इसीलिए आपको रैंक भी मिला। और व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसा था? 96 मार्क्स पिछली बार मिले, तो 96 से इस बार कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ, या क्या आपका रिस्पॉन्स था? सर आई थिंक इस बार इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो मार्क्स आएंगे, हम्म, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरा यूपीएससी का पहला इंटरव्यू था। हम्म, अब यूपीएससी पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ पर फर्स्ट इंटरव्यू है, वो भी ऑफिशियल इंटरव्यू, और वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन का, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन मोस्टली फील्ड पे भागता है या फील्ड पे काम करता है। उनको ऑफिशियल क्या, एक एसी के रूम में भी बैठा दो तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो अब वहाँ पर हम जाके परफॉर्म करने में मैंने जो प्रिपरेशन करी थी उसके हिसाब से दिया, बट कुछ चीज़ें आंसर ऐसे थे जहाँ मैं श्योर नहीं था, तो वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, अप हुआ, लूज हुआ, अप हुआ, ये चेंज चलती रही मेरे इंटरव्यू में उस टाइम। बट दिस टाइम आई वाज 100% कॉन्फिडेंट, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक सीडीएस का रिकमेंडेशन था, तो मैं उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर चैनलाइज करके अच्छे से इंटरव्यू दिया प्रॉपर। अच्छा। और आपका बोर्ड कौन सा था? सर मेरा बोर्ड था सुदान मैम का, प्रीति सुदान मैम। ओके, राइट। तो
उसके बाद अगर देखा जाए तो गगन आपने अ, अपना सीएपीएफ की तैयारी तो की, रिटन एग्जाम की तैयारी की, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में बड़ा सवाल आता है कि सर कितने घंटे पढ़ना है, और दूसरी बात यह है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं कि नहीं लगाने, तीसरी बात कि मॉक टेस्ट लगाने हैं कि नहीं लगाने, एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं। तो मतलब मैं तो बोलता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, बट आप भी एक बार कंफर्म कीजिए कि क्या ये सब पढ़ने के बगैर भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, या ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज दीज आर फंडामेंटल्स। कुछ चीज़ें हैं जैसे बेसिक के लिए सबसे पहले अगर हम नए हैं प्रिपरेशन में तो हमें पहले खुद को एनालाइज करना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से हम अभी मीन्स ज़ीरो लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं वो हमें पता चल जाता है। साथ में जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो हमें उसका जो पैटर्न है वो पता चल जाता है कि किस टाइप के पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए उनको। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ने होते हैं, वो चीज़ भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाती है। और साथ में जब हम प्रिपरेशंस कर लेते हैं जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह है, तो एनसीईआरटी आई वुड सजेस्ट कि बुक्स चाहे कोई भी हो, पर हमको अपने जो कंसाइज़ नोट्स होते हैं, वो बनाने चाहिए और खुद हैंडमेड बनाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ताकि क्योंकि हैंडमेड बनाने से ये दिक्कत दूर हो जाती है कि हमें मेमोराइज़ करने की दिक्कत नहीं पड़ती। और हमने जो ऑलरेडी लिख रखा है और वो भी अपनी ईज़ी लैंग्वेज में जो हमें समझ आती है, तो दोज़ आर बेस्ट। वो हमें आगे भी काम आएँगे, रिवीजन में भी काम आएँगे, और जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन चाहिए होता है, एक मीन्स गिच जस्ट चाहिए होती है चीज़ों की, तो वो चीज़ भी हेल्पफुल करती है। अच्छा। और रेगुलर रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए। जैसे अगर हम चीज़ों को नॉलेज के बेसिस पे नापेंगे इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, तो तब हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से। क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स में तो बंदा ये सोचता है कि यार इतने घंटे पढ़ लिया, दैट्स इनफ। अगर हम नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमको रात को नींद भी सेटिस्फेक्शन के साथ आती है कि आज मैंने कुछ नया सीख के बैठा हूँ और आज नया सीख के मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, राइट, राइट। सो जैसे सर ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए, यस सर। नंबर ऑफ आवर्स मत फोकस करो, नॉलेज के ऊपर फोकस करो। थर्ड थिंग इज मॉक टेस्ट, सर ने पहले भी बोल दिया था कि भाई मैंने 10 मॉक टेस्ट तो पेपर 2 के लगा लिए थे। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटीज फॉलो कीजिए, लेकिन उनके कंसाइज नोट्स भी बनाइए। तो ये सारी चीजें आपको सर ने भी फॉलो की, सिलेक्ट हो गए, आप भी फॉलो करेंगे, आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो बात ये थी कि बीच में एक पड़ाव आता है फिजिकल मेडिकल का, लेकिन जब मैंने इनसे बोला कि फिजिकल मेडिकल के लिए आप बताएंगे, तो सर हंसने लग पड़े, क्योंकि इनके लिए वो फिजिकल मेडिकल है ही नहीं कुछ, है कि नहीं। तो ही इज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन एंड रिकमेंडेड एंड मेडिकली फिट पर्सन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। तो भाई ये सीएपीएफ का तो मेडिकल मेरे ख्याल से तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं होगी। तो तब भी फिजिकल मेडिकल के लिए कुछ आप बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? सर फिजिकल मेडिकल्स की जो वो लाइंस हैं जो उन्होंने ड्रॉ कर रखी हैं, वो एक बेसिक एवरेज बंदा उनको क्वालिफाई कर सकता है प्रॉपर एक बेसिक फिटनेस रूटीन फॉलो करके। बिकॉज 100 मीटर 16 सेकेंड्स में मारना, ऑन ग्राउंड आई हैव सीन, जिन लड़कियों के साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो भी 12 सेकेंड्स की मार लेती हैं। तो या तो बॉयज गर्ल्स दोनों मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते। और इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए सर। राइट। कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रैक पे जाके बंदा शिवर करता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ऑन द फील्ड ज़्यादा जाते नहीं जाते हैं, तो उनको एक कुछ ना कुछ अपने रिक्रिएशन के लिए या फिर अपनी फिटनेस के लिए और मेंटल फिटनेस बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो फिटनेस को रूटीन में फॉलो करते हैं तो फिजिकल इज़ नॉट अ बिग डील। राइट, 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 राइट। सो गगनदीप, आपने सफलता हासिल की है, और इस सफलता से कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड भी आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस जगह से आप उठ के आए हैं तो ये सारी चीज़ें आप में होंगी, और मैं इतना बहुत श्योर हूँ, और हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो भी बहुत श्योर होंगे कि गगनदीप जो है वो सिर्फ फौज के अंदर नॉर्मल नौकरी करने नहीं जाएंगे, ही विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट इन द फोर्सेस, आई एम वेरी श्योर। तो गगनदीप, आप अब स्टूडेंट्स के साथ एक बार ये थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए कि कैसे क्या है, हारिए मत। अब जैसे रिजल्ट भी आया, एक तो कुछ बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए, जिनको बेसिकली मैं चाहता था कि जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, जो कि आप जैसे थे, बट उनमें से कुछ बच्चों का नहीं हुआ, कुछ का हो गया, तो दे आर वेरी डिसहार्टेंड।
राइट, जैसे आपका 2021 में रह गया, Yes. उनका 2022 में रह गया, पर जो बच्चों का 2021 में रह गया वो 2022 में सेलेक्ट हो गए। जैसे गुरपेज है, एक Yes, लड़का sir. गुरपेज है, उसका भी हो गया, राइट, और भी कुछ बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो गया। तो अब जितनों का नहीं हुआ, जो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, व्हाट इज योर अल्टीमेट मैसेज टू देम कि भाई क्या करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने कहा कि इस पोजीशन पे पहुंच के लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो आई वुड से कि मेरा एक पर्सनल कोट है जिसे मैं यूज़ करता हूँ, अपनी पोस्ट पे भी यूज़ करता हूँ, मैंने अपनी बायो में भी लिख रखा है ये कोट कि फ्लाई हायर बट स्टे ग्राउंडेड। ओके। तो ये बहुत ही छोटा सा कोट है पर इसकी बहुत डीप मीनिंग है। फ्लाई हायर मतलब सक्सेस को जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाओ, स्टे ग्राउंडेड मतलब जहाँ से आए हो उसे मत भूलो। तो क्योंकि ऊपर जाकर उसे, जो बंदा मेहनत से आया पहली बात उसको भूलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जर्नी उस सक्सेस से ज़्यादा यादगार होगी उसको। वो सक्सेस को पहुंचने के बाद भी उस जर्नी को बार बार दिमाग में रिपीट करता रहेगा। यस यस तो वो चीज़ उसको घमंड आने ही नहीं देती, उसको हम्बलनेस हमेशा बना के रखती है। राइट। और जो बंदे मीन्स आज सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आई वुड से कि कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, क्योंकि एक जो चेन होती है ना कंटिन्यूएशन की, और जो कंटिन्यूड एफर्ट्स होते हैं हमारे कमिटमेंट के थ्रू जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हमें अपने गोल तक पहुंचा देते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स पर्सन था, मेरा हमेशा से ये रहता था कि मैं अपने नेशन को कैसे फोर फ्रंट से सर्व करूं, कैसे Very अपना 100% अपना एक एक पोर्शन जो है नेशन के लिए डाल दूं मैं। तो वो चीज़ भले ही स्पोर्ट्स में पूरी नहीं हो पाई, पर आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अपने वापस से स्टार्ट कर सकता हूँ। एक स्पेशल मैसेज तो मैं स्पोर्ट्स वालों को ये दे सकता हूँ कि जो बंदे हार जाते हैं स्पोर्ट्स में या फिर अपने करियर में हार जाते हैं, उनको हारने के बाद यह सोचना चाहिए कि अब मैं हार गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को बस अब जीतना ही है। हार के मैं इससे नीचे तो जा नहीं सकता, मेरे को बस उठ के यहाँ से खड़े होकर आगे ही बढ़ना। तो उनको वो चीज़ मोटिवेट करनी चाहिए आगे। जैसे मेरे से यूपीएससी में पूछा था कि व्हाट इज़ योर बैकअप प्लान, सो आई टोल्ड देम कि यूपीएससी इटसेल्फ इज माय बैकअप प्लान। अरे सो वाह। वो इस चीज़ पे हंसने लगे। तो So what is your उन्होंने पूछा, first what is your plan, actual plan? I told that my first preference, my first plan was sports. It Sports. did not go well, that's why I am here sitting in front of you and giving interview. अरे वाह वाह वाह। तो वो चीज़ पर जो हमारा अल्टीमेट गोल है उससे भटकना नहीं है। हार चीज़ों को, लाइफ को जीना सिखाती है। तो वो चीज़ें जो हार सिखा रही है उसको सीख लीजिए और आगे अपने आप कामयाबी के रास्ते पहुंचो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो फाइनली एक सबसे बड़ा सवाल इस पूरे सेशन का, जिसके लिए शायद आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, दैट इज रिकमेंडेशन इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब आईएमए में जाना, या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी आपकी? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ। सो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना या सीआरपीएफ एकेडमी में जाना, किस एकेडमी में हमारे गगन सर जो हैं वो जाने वाले हैं, बताइए सर। तो पूरा ऑडियंस आपकी तरफ है, आप बताइए किस एकेडमी में जाएंगे। सर माय मेन एम मींस, जो मेरा एम था स्टार्टिंग में सीडीएस को या फिर एफकेट को या सीएपीएफ को भरने का, वो ये था कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर सर्व करूँगा और अल्टीमेटली कमांडो लाइन चूज करूँगा। If I would go to CAPF, I would choose Cobra Commando in CRPF, and if I would go in IMA, I would definitely choose Para Special Force Commando in the Army. ठीक है। So अगर पर्सनल इंटरेस्ट की बात देखी जाए तो I would say go to the Para SF Commando, but I would say that both the forces are equally important to me. Very good. I would be very lucky to serve in any of the forces. Yes, और इनकी जो वो जो जेन्युइननेस है, इनका जो सच्चाई है, वो इनकी प्रेफरेंसेस से दिखता है कि एक तरफ आईएमए पैरा स्पेशल फोर्सेस और दूसरी तरफ सीआईएसएफ नहीं बोल रही है, सीआरपीएफ का कोबरा बटालियन। तो जेन्युइननेस वो जो है वो सच्चाई इनके चेहरों पे झलकती है, और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इनसे बात करने का मौका मिला। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आप भी बहुत ज्यादा लकी हैं कि आपने इनसे पूरी जानकारी ली। सो अब मैं इसी सेशन को अब एंड करता हूं, और जस्ट कीप ऑन योरसेल्फ और इन दैट मोटिवेटिंग स्टेज, प्रैक्टिस करते रहिए एंड चीजें पढ़ते रहिए। मिलेगी सक्सेस, जैसे गगन सर को मिली आपको भी मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।